एक गांव में प्रगति नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो अकेले ही अपने घर में रहा करती थी। उसके बगल में एक बड़ा सा घर था। उस घर में महेश और रश्मि नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग प्रगति को अपनी दोस्त मानता था और प्रगति भी अनुराग को अपना फ्रेंड मानती थी। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे, पर प्रगति अक्सर अनुराग के माता पिता को देखकर अपने माता पिता को याद करती रहती थी। पर अनुराग के माता पिता अनुराग को प्रगति से दूर रहने के लिए ही कहते थे, क्योंकि प्रगति एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसी गांव में एक यशोदा नाम की औरत भी रहती थी, जो प्रगति को अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो भी बहुत ज्यादा गरीब थी। एक दिन की बात है, प्रगति और अनुराग साथ में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर रश्मि आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, तुझे कितनी बार मना किया है कि तू इस लड़की के साथ मत रहा कर, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानता। क्या तुझे नहीं पता है कि ये एक मनहूस लड़की है? ये अपने माता पिता को तो खा गई, अब ये तुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? प्रगति एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे ये सिर्फ तुझे अच्छा होने का दिखावा करती है, जबकि ये एक लालची और बहुत ही होशियार लड़की है। तुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, समझा तू? इसके बाद रश्मि अपने बेटे अनुराग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अनुराग के जाने के बाद प्रगति बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, आखिर ये मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? यदि आज मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मुझसे सभी लोग प्यार करते। तभी वहाँ पर यशोदा आ जाती है और प्रगति को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटी? अभी अनुराग की माँ आई थी और वो अनुराग को यहाँ से लेकर चली गई और उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत उल्टा सीधा भी सुनाया। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझसे कोई भी उल्टा सीधा नहीं कह पाता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूँ न तुम्हारे साथ। भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ बेटा। मुझे पता है आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, पर फिर भी सभी लोग मुझे मनहूस समझते हैं, इसीलिए मुझे सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं और मेरे साथ किसी भी बच्चे को खेलने भी नहीं देते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ये सब मत कहो। क्या हुआ यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता? एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सभी लोग तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। और इसके बाद यशोदा प्रगति को काफी देर तक समझाती है। फिर उसे शांत करने के बाद यशोदा वहाँ से चली जाती है। यशोदा के जाने के बाद प्रगति भी अपने घर पर आ जाती है और प्रगति अपने घर का काम करने लगती है। वो दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, प्रगति जब सुबह अपने बिस्तर से सोकर उठती है तो उसे नदियों के बहने की आवाज आती है। तो वो अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियों के बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसके घर के बगल में दो सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियाँ बह रही होती हैं। उन नदियों को देखकर प्रगति बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और प्रगति अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आई? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी और इन नदियों का पानी भी काफी अलग लग रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी के जैसा। तभी सोने की नदी में से एक कीर्ति नाम की खूबसूरत जल परी बाहर निकलती है और वो प्रगति से कहती है,
मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे इस धरती पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। मेरा नाम कीर्ति जलपरी है। ये मेरी सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। ये सोने की चूड़ियों की नदी है और ये दूसरी वाली चांदी की चूड़ियों की नदी है। इसमें से तुम जितनी चाहो उतनी चूड़ियाँ निकाल सकती हो। इसके बाद कीर्ति जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रगति को तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसके घर के बगल में दो ऐसी सोने चांदी की नदियाँ बह रही हैं, जिसमें से एक नदी में सोने की चूड़ियाँ और दूसरी नदी में चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। और वो अपने आप से कहती है, मुझे इस नदी में से एक चूड़ी को निकाल कर देखना चाहिए। इसके बाद प्रगति सोने वाली नदी से एक चूड़ी बाहर निकालती है। वो देखती है कि वो बिल्कुल असली सोने की थी और बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये देखकर प्रगति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है, अरे वाह, मुझे इन सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियों में से कुछ चूड़ियाँ बाहर निकाल लेनी चाहिए और उन्हें बेच के नए कपड़े लेने चाहिए। फिर उन कपड़ों को पहनकर मुझे यशोदा माँ के पास जाना चाहिए। इसके बाद प्रगति नदी से अपने लिए कुछ सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है और उन्हें ले जाकर सोनार की दुकान पर बेच देती है। फिर उन पैसों से वो अपने लिए स्टाइलिश कपड़े खरीद लेती है और वो कपड़े पहनकर प्रगति यशोदा माँ के पास पहुँच जाती है। यशोदा प्रगति को पहचान ही नहीं पाती। फिर प्रगति यशोदा से कहती है, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना ना, मैं प्रगति हूँ। अरे प्रगति, तुम्हें ये नए कपड़े कहाँ से मिले और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैं यही तो आपको बताने के लिए आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद प्रगति यशोदा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब यशोदा प्रगति के घर के पास आती है तो उन सोने चांदी की चूड़ियों की नदियों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक तो वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। तभी यशोदा प्रगति से कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, पर ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदियाँ हैं और इन नदियों में से एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी में से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। तभी वहाँ पर अनुराग अपने पिता महेश के साथ आ जाता है और उन नदियों को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी महेश अनुराग से कहते हैं, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो हमारे घर के बगल में कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है अंकल, ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी है और एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने तो कभी भी ऐसी नदी नहीं देखी। मैंने भी ऐसी नदियाँ कभी भी नहीं देखी। मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसी नदी ना कभी देखी है और ना ही कहीं सुनी है मैंने। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी कभी भी ऐसी नदियाँ नहीं देखी। लेकिन हम लोग आप लोगों की बातों पर कैसे विश्वास करें कि इन नदियों में से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ निकल जाती हैं? मैं अभी आप लोगों को सोने और चांदी की चूड़ियाँ निकाल कर दिखाती हूँ। इसके बाद प्रगति उन नदियों से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ बाहर निकालती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर रश्मि भी आ जाती है और वो प्रगति से कहती है, अरे ये तो जादुई नदियाँ हैं। मैंने तो ऐसी जादुई नदियाँ कभी भी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी ऐसी जादुई सोने चांदी की नदियाँ कभी भी नहीं देखी है, वो भी चूड़ियों की। ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके बाद प्रगति यशोदा को बहुत सारी सोने और चांदी की चूड़ियाँ दे देती है
और खुद भी अपने लिए सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है। ये देखकर रश्मि भी लालच में आकर उन नदियों में जैसे ही अपना हाथ डालती है तो उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। इसके बाद रश्मि और उसका पति महेश वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और अब प्रगति और यशोदा बहुत खुश थी। उस दिन के बाद से अब रश्मि भी अपने बेटे अनुराग को कभी भी प्रगति से मिलने के लिए नहीं रोकती थी। अब प्रगति को भी बहुत खुशी थी कि इन दो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी की वजह से सभी लोग उससे प्यार करने लगे हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों में प्रगति और अनुराग को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अनुराग प्रगति को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और प्रगति भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक शहर में स्नेहा अपनी सौतेली माँ सरस्वती और पिताजी राम किशन के साथ में रहती थी। स्नेहा एक बहुत ही शांत और नेक दिल की लड़की थी। उसमें बस एक ही कमी थी, वो था उसका काला रंग। स्नेहा के काले रंग की वजह से सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। कोई स्नेहा को काला भालू तो कोई कल्लू माई कहकर उसका मजाक उड़ाया करता था। स्नेहा की सौतेली माँ सरस्वती स्नेहा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। स्नेहा की सगी माँ के गुजर जाने के बाद स्नेहा की सौतेली माँ ने ही स्नेहा का पालन पोषण किया था। गांव मोहल्ले के सभी बच्चे जब कभी भी स्नेहा का उसके काले रंग की वजह से मजाक उड़ाते तो उसकी सौतेली माँ उसको अपने गले से लगाकर समझाया करती थी कि रंग रूप सब ऊपर वाले की देन है, इंसान की पहचान तो उसके अच्छे कर्मों से होती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन, प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल में क्रिसमस ट्री के मौके पर सभी बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। इस फंक्शन में सभी बच्चे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन कर आएंगे। क्लास के सभी बच्चे आपस में डिवाइड होकर 2-2 का पैर बना ले। हर ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए जो अपनी एक परफॉर्मेंस तैयार कर ले। इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्लास के सभी बच्चे आपस में बात करने में लग जाते हैं। कोई कहता है कि मैं तो हाई हील्स के सैंडल और उस पर एक सुंदर सा गाउन पहन कर आऊंगी। तो कोई कहता है मेरे पिताजी मेरे लिए मुंबई से एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आए थे, मैं वही पहन कर आऊंगी। लड़के भी आपस में बात करने में लगे हुए थे। मैं उस लड़की के साथ परफॉर्मेंस करूँगा जो क्लास में सबसे सुंदर होगी। ऐसे ही तरह तरह की बातें हो रही थी, परंतु स्नेहा क्लास में अकेले ही बैठी बैठी कुछ सोच रही थी कि उसके पास ना तो पहनने के लिए ज्यादा सुंदर कपड़े हैं और ना ही कोई लड़का उसका काला रंग देखकर उसके साथ पैर बनाएगा। स्नेहा की क्लास की सबसे सुंदर लड़की रिमझिम कहती है, मुझे तो पता है स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का रोहन तो पक्का मेरे साथ ही पैर बनाएगा। हम दोनों कपल डांस में कितने सुंदर लगेंगे। मैं तो सोच सोच कर अभी से पागल हो रही हूँ। स्नेहा से कोई भी क्लास का लड़का बात नहीं कर रहा था, तो वो बेचारी उदास होकर क्लास से बाहर जा रही होती है कि तभी रोहन उसे रोक लेता है। अरे स्नेहा, तुम अकेली कहाँ पर जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ हाँ रोहन, क्यों नहीं। रोहन और स्नेहा को इस तरह बातें करता देख रिमझिम को जलन होने लगती है। उसके बाद रोहन और स्नेहा जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। रोहन पूरे स्कूल में सबसे हैंडसम और डैशिंग लड़का था। स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा थीं। रोहन हैंडसम और डैशिंग होने के साथ साथ दिल का बहुत ही साफ लड़का भी था। वो जानता था कि कोई भी लड़का स्नेहा के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वो खुद ही स्नेहा के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता था। परंतु कहीं न कहीं रोहन को भी स्नेहा से बात करने में डर लग रहा था।
रोहन, तुम इतनी देर से मेरे साथ बैठे हो और कुछ बोलते भी नहीं हो। अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बिना डरे बोल सकते हो। नहीं स्नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे केवल एनुअल फंक्शन के बारे में ही बात करने आया था। नहीं, मैं उस दिन छुट्टी पर रहूंगी। मेरा एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है। लेकिन क्यों स्नेहा, तुम तो बहुत अच्छा डांस जानती हो। मुझे तो लगता है कि इस बार एनुअल डे की ट्रॉफी तुम्हारे ही हाथ आने वाली है। डांस तो मैं जानती हूँ, परंतु तुम नहीं समझ सकते रोहन। बात केवल डांस की नहीं है। मेरे साथ पैर बनाने के लिए एक लड़का भी तो चाहिए। मुझ जैसी काली लड़की के साथ आखिर कौन सा लड़का पार्टिसिपेट करना चाहेगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो स्नेहा? काले रंग गोरे रंग से क्या कोई सुंदर बन जाता है? असली सुंदरता तो इंसान के शब्दों में होती है और उसके बोल चाल में होती है। स्नेहा रोहन की ये सब बातें सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और स्नेहा को रोहन से प्यार होने लगता है। अरे तुम कहाँ खो गई स्नेहा? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पसंद करोगी? हाँ रोहन, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करती हैं और छुट्टी होते ही दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुँचने के बाद स्नेहा का मन अभी भी रोहन के साथ लगा होता है। वो रोहन की सभी मीठी मीठी बातें याद कर रही होती है। स्नेहा के दिल में रोहन के प्रति प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था और अब उसे सिर्फ रोहन ही रोहन दिखाई दे रहा था। स्नेहा बेटा, तुम कहाँ खो गई हो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। आज स्कूल का दिन कैसा गया? कहीं नहीं माँ, मैं बस स्कूल में आयोजित किए जा रहे फंक्शन के बारे में सोच रही थी। माँ, आपको पता है हमारे स्कूल का एक लड़का रोहन मेरे साथ एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने तो सोच लिया है कि इस बार मैं डांस में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। माँ, मेरी अलमारी में जो गाउन है ना, जो पिताजी मेरे लिए पिछले साल जन्मदिन पर लाए थे, उसे प्रेस करके रख दीजिएगा। और हाँ, मेरे स्कूल के शूज भी धो दीजिएगा। मैं वही पहनकर फंक्शन में चली जाऊंगी। स्नेहा की माँ जानती थी कि स्नेहा को एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट करने के लिए एक नए गाउन की आवश्यकता है, परंतु वो अपने पिताजी की कमाई और घर की आर्थिक स्थिति देखकर ये बात नहीं बोलती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं सभी चीज तैयार रखूंगी। तुम केवल अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है, परंतु सरस्वती मन ही मन ये सोच लेती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक गाउन और एक सैंडल जरूर लेकर आएगी। सरस्वती ने अपने रोज के खर्चों में से कुछ रुपए बचा कर रखे थे। सरस्वती उन रुपयों को लेकर मार्केट में स्नेहा के लिए एक सुंदर सा गाउन लेने के लिए चली जाती है। सरस्वती को बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन देखने को मिलते हैं, परंतु शहर के इतने महंगे रेट्स की वजह से वो उन्हें नहीं खरीद पाती। सरस्वती एक बहुत बड़े शोरूम के बाहर खड़े होकर एक सुंदर से गाउन को देख रही होती है कि तभी उस शोरूम का मालिक बाहर निकलकर सरस्वती को डांटने लगता है। मैं तुझे पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ कि तू यहीं खड़ी होकर मेरी दुकान पर नजर बनाए हुए है। मुझे तो तू कोई चोर उचक्की लगती है। जरूर तेरा इरादा मेरी दुकान से चोरी करने का है। रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो केवल अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन देख रही थी। ये देखिए, मेरे पास रुपए भी हैं। ये क्या, तू तो केवल 500 रुपए लेकर आई है। 500 में तो हमारे शोरूम में एक रुमाल भी नहीं मिलता। ये तो फिर भी पूरे 10,000 रुपए का गाउन है। माफ कीजिए सरकार, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। कृपया पुलिस को न बुलाइए। वो सेठ सरस्वती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और सरस्वती चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरस्वती बहुत उदास होकर बैठी होती है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर अगले दिन सरस्वती एक सुनार के पास 10,000 रुपए उधार लेने के लिए पहुँच जाती है। सेठ जी, आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं अगले 6 महीने में आपके रुपए सूद समेत लौटा दूंगी। क्यों नहीं, कोई गारंटी लाई हो? सेठ जी, गारंटी तो नहीं है, परंतु मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके रुपए सही समय पर लौटा दूंगी।
तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। वाह भाई वाह, मैं तुझे उधार दे दूं। तेरे जैसे 36 आते हैं यहाँ। चुपचाप सीधे तरीके से बाहर निकल जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे धक्के मार कर बाहर कर देंगे। सरस्वती सेठ के पास से भी उदास मन से वापस आ जाती है। फिर सरस्वती घर की तरफ उसे शोरूम के यहाँ से गुजर रही होती है। तभी सरस्वती को शोरूम के मालिक का एक सूटकेस गिरा हुआ दिखाई देता है। सरस्वती पास जाकर देखती है तो वो सूटकेस नोटों के बंडलों से भरा हुआ था। इतने सारे रुपए देखकर एक पल के लिए सरस्वती को बहुत खुशी होती है, परंतु सरस्वती एक ईमानदार औरत थी। वो ये रुपए सेठ को वापस लौटाने की सोचती है। फिर सरस्वती गाड़ी का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है, जहां सेठ अपनी बीवी के साथ बैठकर रो रहा था। सेठ जी, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? अरे बहन, मेरा रुपए से भरा एक सूटकेस कहीं रास्ते में गिर गया और मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें अभी पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब मैं इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करके कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये लीजिए सेठ जी, ये आपका सूटकेस कार से बाहर गिर गया था। ये रुपया लो और अपने बेटे का इलाज करवा लो। सेठ अपने रुपए वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सरस्वती का धन्यवाद देने लगता है। सेठ जी, पहले जाकर आप रुपए जमा करा दीजिए। पहले आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मुझे धन्यवाद दे दीजिएगा। उसके बाद सेठ वो सूटकेस लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और सरस्वती भी वहीं बैठकर सेठ के आने का इंतजार करती है। सेठ समय पर रुपए जमा करा देता है और उसके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब देखकर सेठ और उसकी बीवी दोनों सरस्वती का धन्यवाद करने लगते हैं। सरस्वती बहन, आज अगर समय पर आकर तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए होते तो आज कुछ अनर्थ हो जाता। मुझे याद है उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हें अपनी दुकान से वो गाउन गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बेंच पर उदास होकर बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। अरे क्या बात है सरस्वती, तुम इतनी उदास क्यों हो? परी को देखकर सरस्वती बहुत हैरान हो जाती है। अरे डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैंने वो सब कुछ देखा कि तुमने किस तरह लालच ना करते हुए उस सेठ के रुपए उसे वापस कर दिए। बताओ मुझे तुम्हारी क्या परेशानी है? उसके बाद सरस्वती परी को अपने घर के हालात, साथ ही गाउन और सैंडल के बारे में भी बता देती है। तभी परी अपने जादू से वहाँ पर एक गाउन और सैंडल प्रकट कर देती है और सरस्वती से कहती है, ये लो, ये एक जादुई गाउन और सैंडल है। ये दोनों तुम अपनी बेटी को दे देना और फिर इसका चमत्कार देखना। ये सुनकर सरस्वती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद सरस्वती वो जादुई गाउन और सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है। स्नेहा बेटा, ये देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। वाह माँ, ये तो ब्रांडेड गाउन और सैंडल है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इतना सुंदर गाउन और सैंडल मेरे लिए लाई हो। हाँ बेटी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और अब तुम ये गाउन पहनकर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। स्नेहा वो गाउन और सैंडल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर स्नेहा उस गाउन और सैंडल को पहनकर देखने लगती है कि तभी एक जादू होता है और वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्नेहा को परी के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद अगली सुबह स्नेहा वो गाउन और सैंडल पहनकर तैयार होकर एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ फंक्शन में रोहन और स्नेहा अपनी परफॉर्मेंस देकर सभी ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं और कपल्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लेते हैं। फंक्शन के बाद रोहन स्नेहा से कहता है,
स्नेहा, मैंने तुमसे फंक्शन में नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? उसके बाद स्नेहा रोहन को परी के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जादुई गाउन और सैंडल की वजह से स्नेहा और उसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। साथ ही स्कूल में सभी लड़के और लड़कियां स्नेहा को पसंद करने लगते हैं और सभी लोग उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिमझिम को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही धीरे धीरे रोहन को भी स्नेहा से प्यार होने लगता है और एक दिन स्कूल के पार्क में रोहन स्नेहा को प्रपोज कर देता है। स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ रोहन, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है, हम अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी कर लेंगे। इस तरह वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद रोहन और स्नेहा शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।